अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक न्यूज रूम में आपको खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अकबर बाजवा और मैं हूं रमशा कमल। सबसे पहले बात होगी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस की समाअत के दौरान ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल हो गए और अपने दलाइल में वकील सफाई का यह कहना था कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 89F के तहत गैर मुल्की दस्तावेजात अदालत में पेश करने का तरीकाकार वज़ा है। उन्होंने कहा कि जफ्जा अथॉरिटी का खत काबिल कबूल शहादत नहीं, इसकी कोई कानूनी अहमियत नहीं। जफ्जा दस्तावेजात कानूनी शहादत के मुताबिक तस्दीक शुदा नहीं है, तो देखना यह होगा कि क्या इन दस्तावेजात को शवाहिद के तौर पर भी लिया जा सकता है या फिर नहीं। बिल्कुल, और कानून के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले दस्तावेजात या तो असल होंगी या फिर कानून के मुताबिक तस्दीक शुदा होंगी, और जिस मुल्क में दस्तावेजात आएंगी उस मुल्क की तस्दीक भी लाजिम है कि उसकी असल कॉपी है या क्या है। तो इसी बारे में बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे फैसल शाही हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल शाही, तफसील बताइएगा आज की कार्रवाई से मुतालिक। जी बिल्कुल, देखिए नवाज शरीफ पे तीसरा और आखिरी रेफरेंस है फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस। इसमें भी आज जो वकील सफाई है उनकी जानिब से हतमी दलाइल दिए गए और आज उन्होंने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। अगो कि आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी ट्रायल मुकम्मल करने की, वो आज 17 दिसंबर तक थी, शाम 4 बजे तक दोनों फ्रीकैन ने दलाइल मुकम्मल करने थे। लेकिन आज सिर्फ ख्वाजा हारिस की जानिब से दलाइल मुकम्मल किए गए और कल अब नैब की जानिब से हतमी दलाइल दिए जाएंगे और 24 दिसंबर का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है कि दोनों रेफरेंस का फैसला सुनाया जाएगा। तो आज तो एक तो नवाज शरीफ की जो कंपनी जिनके उनके तनख्वाह के स्क्रीनशॉट नैब की जानिब से पेश किए गए थे, जो कैपिटल FZD थी, उसके हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने कहा जो जिस अथॉरिटी से जो इन्होंने जफ्जा अथॉरिटी से जो अटेस्टेशन करवाई थी, वो अटेस्टेशन जो थी वो उसमें कोई स्टैंप नहीं लगी हुई थी और जो ओरिजिनल कॉपी थी उस पर ना तो कोई स्टैंप थी और ना ही किसी सोर्स का नाम लिखा हुआ था, बल्कि इस्तगासा की जानिब से कॉपी के ऊपर जो नाम लिख के उसकी एक कॉपी करा के वो अदालत में जमा करवाई गई। इस पर जज अरशद ने कहना था कि क्या तनख्वाह वाले मामले को अब भी कोई अहमियत हासिल है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। इस पर ख्वाजा हारिस का कहना था कि इस केस की हद तक इसकी अहमियत है और उन्होंने साथ भुट्टो साहब की फांसी का हवाला भी दिया, वो किस्सा भी सुनाया। इसके अलावा ख्वाजा हारिस ने कहा कि जज साहब लोगों ने ये कह के छोड़ दिया जो उन्होंने भुट्टो का केस का हवाला दिया, उन्होंने कहा कि ये जो भी कहेंगे ये इनका हक है। इसके अलावा आज ख्वाजा हारिस का कहना था कि अगर इतना बड़ा मसला था तो ये जानना क्यों जरूरी समझा गया कि कैपिटल FZD ने किसी जरिए से मुलाजमिन को तनख्वाह दी थी। तनख्वाह से मुतालिक किसी बैंक की कोई डॉक्यूमेंट जो है वो पेश नहीं की गई, ना ही कोई गवाह पेश किया गया जिसने ये कहा हो कि नवाज शरीफ ने कैपिटल FZD से कोई तनख्वाह ली है। GIT ने जिस बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश किए गए उस पर एतराज उठाया आज ख्वाजा हारिस साहब ने कि ये दस्तावेजात शावाहिद के तौर पर पेश हो सकते हैं कि नहीं। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आज मामला कुछ हुआ कि जब ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि जो दस्तावेजात खासतौर पर जफ्जा अथॉरिटी के आए वो वहां से और फिर पाकिस्तानी हुकाम से अटेस्टेड नहीं थे और तरीकाकार जो कि आर्टिकल 89 में आइन के वजह है कि किस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे और फिर यहाँ पर अथॉरिटीज ने मुतल्लिका हुकाम ने उसको रिसीव करना है, वो तमाम तर यहाँ पर निगेट किए गए हैं, यहाँ पर फॉलो नहीं किए गए जो प्रिंसिपल्स हैं। इस बारे बात हो रही थी तो जज अरशद मलिक ने ये पूछा आज एहतसाब अदालत में ख्वाजा हारिस साहब से कि नवाज शरीफ साहब ने वीजा कब लिया था और क्या वो उस कंपनी के चेयरमैन रहे थे या नहीं रहे थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रहे थे या नहीं रहे थे। इस पर यह कहा गया ख्वाजा हारिस की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब ने वहां पर मुलाजमत जरूर की। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स प्रोसिक्यूटर नैब। तो आज सारी कार्रवाई हुई और इस पर जो दस्तावेजात हैं उस पर बहस होती रही। आर्टिकल 89F जिसकी बात हुई कि गैर मुल्की दस्तावेजात अदालत में जो पेश करने का तरीकाकार है वो वजह है। आमिर अब्बास साहब क्या है और फिर अब आगे आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी नैब के प्रोसिक्यूटर को भी कोर्ट को असिस्ट करना चाहिए था, क्योंकि अंडर दी नैब ऑर्डिनेंस जब भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत कोई भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो कानूनी शहादत के तहत उसकी अटेस्टेशन दरकार नहीं होती। वो एज इट इज जो भी MLA के तहत डॉक्यूमेंट आएगा उससे एक वैलिड डॉक्यूमेंट समझा जाता है। ये नैब कवानीन में लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा पिन पॉइंट कर देना चाहिए था इन्हें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो भी आप म्यूचुअल सेक्शन में 21 है, जो भी आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत डॉक्यूमेंट्स लेंगे उसने कानूनी शहादत को। तो राज साहब आप ये बता रहे हैं कि नैब कानून में ये लिखा हुआ है और आईने पाकिस्तान में कुछ और लिखा हुआ है, ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं क्या? पाकिस्तान में नहीं लिखा हुआ, आईन पाकिस्तान में किसी डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ नहीं, वो कानूनी शहादत का आर्टिकल 89 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हमारे पास तो खैर फैसल साही अगर मौजूद हो। फैसल, अभी तो यही बात हो रही थी कि आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 89F है जिसके तहत ये आज ख्वाजा हारिस साहब बता रहे थे कि ये एक पूरा तरीका कार वजह है, प्रोटोकॉल है कि जो डॉक्यूमेंट्स वहां से आएंगे। फैसल साही आप साथ हैं? दोबारा राब्ता करेंगे फैसल साही से। ये चीज लिखी हुई है अकबर और ये बात भी हुई है कि जो डिप्लोमेट्स हैं या जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है वो इस चीज की तस्दीक करेगा और फिर इसका इख्तियार जो है वो तरीका कार बिल्कुल वो ये कह रहे हैं ना कि वो उनकी स्टैंप्स नहीं है उसके ऊपर, उस तरह से ऑथेंटिकेट नहीं किया गया। तो फिर इन डॉक्यूमेंट्स की क्या हैसियत हो सकती है राजा आमिर अब्बास साहब?
से कहा कि जो नैब का कानून है वो एक स्पेशल लॉ है और ये ओवरराइड करता है बाकी लॉज को। और एक डॉक्यूमेंट है जो हमारी एम्बेसी से आते हैं या जो हमारे हाई कमीशन से आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं लाइक अगर किसी ने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देना है या आपने किसी ने वकालतनामा साइन करना है, वो शख्स बैरून मुल्क है और वो पाकिस्तान भेजना चाह रहा है, तो वो एम्बेसी से अटेस्ट होते हैं। लेकिन जो MLA के तहत आते हैं डॉक्यूमेंट्स म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के तहत, वो एज इट इज उसको तस्लीम किया जाता है। ठीक है राजा साहब, ये भी फरमाइएगा कि जो ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं कि जब JIT में के सामने पेश हुए थे नवाज शरीफ साहब, वहां पर कैपिटल FZE से मुतालिक सवालात नहीं पूछे गए थे, ये MLAs उस वक्त आए थे, तो अब वो पूछे जाने चाहिए थे, फिर उसके बाद आप इसको यहाँ पर हिस्सा बनाएं अगर आप JIT की कुछ चीजें ट्रायल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कितना आर्ग्यूमेंट है आपकी नजर में सॉलिड या नहीं? देखिए, जब जो पहला इंटरम रेफरेंस फाइल हुए थे तो उसमें लिखा गया था कि हमें कुछ MLAs के जवाबात नहीं आए, जैसे जैसे वो आएंगे हम रेफरेंस का हिस्सा बना देंगे, और इसीलिए उन्होंने रेफरेंस का हिस्सा बना दिया। अगर इनको इस पे कोई डॉक्यूमेंट पे था कि जी ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो इसका JIT से कोई ताल्लुक नहीं, ये अदालत अब डिटरमिन करेगी कि आया नैब कवानीन के तहत ऐसे डॉक्यूमेंट्स को शहादत के तौर पे लिया जा सकता है या नहीं। ठीक। तो राजा आमिर अब्बास साहब, अब ये भी जो बात हो रही दुबई वीजे से मुतालिक, उसमें भी ख्वाजा हारिस साहब कह रहे थे कि जो डिक्लेयर था वीजा उसमें उन्होंने किया था, लेकिन आज भी सवाल किया गया अरशद मलिक साहब की जानिब से कि नवाज शरीफ साहब ने दुबई का वीजा कब लिया, जबकि ख्वाजा हारिस साहब ये बात कह रहे हैं कि वीजा उन्होंने जाहिर किया हुआ था। देखिए, अगर हम वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को देखें ना, वो बड़ी वाज़ेह है, उसमें वीजा भी डिस्कस है, उसमें अकामा भी है, उसमें तनख्वाह के बारे में है, और ये वो चीजें हैं कि जो इन्होंने एडमिट की हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो प्लीडिंग्स हैं, वो अगर 28 जुलाई का अगर आप फैसला देखें, उसमें सुप्रीम कोर्ट लिखती है कि इट इज एन एडमिटेड फैक्ट, जो चीजें इनके अपने वकील ने एडमिट की हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की वो प्लीडिंग्स और वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जो जजमेंट होती है वो हमेशा एक कानून की हैसियत रखती है, खासकर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, तो उस जजमेंट को बिल्कुल रेफर किया जाएगा और वो पार्ट एंड पार्सल होगी इस जजमेंट की जो अभी आएगी। और ये बताइएगा राजा साहब कि वो जो कह रहे हैं ख्वाजा हारिस के यहाँ से जो MLA लिखा गया था वो कंपनीज की मिल्कियत के हवाले से तो लिखा गया था, वहां पे उसकी ट्रेडिंग तफसीलात क्या है वो नहीं लिखा गया था और हमें भी बताया नहीं था गया। उस वक्त हमने सवाल भी ये पूछा था, बाद में ये सब कुछ आ गया, तो वो शक जाहिर कर रहे हैं कि शायद इनके पास पहले कोई स्क्रीनशॉट्स मौजूद थे, क्योंकि सोर्स दस्तावेजात जो थी उसकी तस्दीक के हवाले से कहा गया था और बाकी जो तफसीलात हैं वो नहीं पूछा गया था UAE से। देखिए, आप UAE से अगर आप कहते हैं कि जी ये कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स भेजिए, तो डिटेल्स का मानी यही होता है कि उसके साथ और भी जो चीजें हैं जो भी उसके साथ मौजूद हैं वो भेज दें। कोई एक पेजर नहीं होता, तो व्हाटएवर इज कनेक्टेड विद दैट वो उन्होंने भेज दिया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो भी ये भी बात यहाँ पर हुई ना कि एक तो वो जो स्क्रीनशॉट्स और डाटा एंट्री की बात करें वो भी नहीं ली, और फिर जो कैपिटल FZE की बात है तो वो भी कह रहे हैं कि JIT में पेशी के वक्त कोई ऐसी तफसीलात या सवाल नहीं हुआ उसमें। किनसे सवाल नहीं हुआ, वो सवाल तो हो गए। बात कैपिटल FZE बहुत क्लियर है। कैपिटल FZE, जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब प्लीडिंग्स आई और केस चला और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है, इट इज एडमिटेड। FZE को ये डिनाई नहीं कर सकते, उस जो इनकी इनकम थी, तनख्वाह थी, उसको भी डिनाई नहीं कर सकते। और उसमें मैं ख्याल अगस्त या जुलाई की, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, कुछ इन्होंने इनके अकाउंट में भी आई थी। अच्छा, वो जो ये बात करते हैं कि जो उनका इकामे का जो मामला था, स्पेशली सिर्फ इकामे की, यहाँ पे तनख्वाह की बात नहीं कर रहे, ख्वाजा हारिस कह रहे हैं कि इकामे का जो मामला था, मुतफरक दरखास्तें थी सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर जो डॉक्यूमेंट्स नवाज शरीफ साहब ने जमा कराए थे उसमें वो दर्ज था। चले, अगर दर्ज था तो यहाँ पे केस तो ये नहीं चल रहा ना कि ये फ्लैगशिप कंपनीज का कि आपने कुछ झूठ बोला है। यहाँ तो केस चल रहा है कि अगर आप मानते हैं कि अकामा था, तो आप ये मानते हैं कि फ्लैगशिप में जो मनी ट्रांजैक्शन हो रही है उसके बेनिफिशियरी आप हैं। असल केस तो ये है यहाँ पे कि डिक्लेयर करना या नहीं करना, सादिक अमीन का केस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सिंपली, बल्कि ये उल्टा इनको नुकसान देगा कि अगर आप ये मान रहे हैं कि जी आपके पास अकामा था, फ्लैगशिप का था, फ्लैगशिप में इतना पैसे आते थे, तो उसके बाद FZE से इतने पैसे बाकी अकाउंट्स में जो गए हुए हैं, तो ये जाहिर करता है कि जो बेनामी से जो फायदा हो रहा था वो उसके बेनिफिशियल ये थे। तो मतलब ये आर्गुमेंट अगर देना था तो उस वक्त दिया जाता जब आज ये भी बात हुई है कि जब ये पूछा गया जज अरशद मलिक साहब की जानिब से कि बोर्ड की तैनाती है उसके कोई कानूनी अमल है तो बताएं, तो फिर ख्वाजा हारिस साहब ने जवाब दिया कि ऐसा कोई तरीकाकार नहीं था, ये तो वन मैन कंपनी थी और ना इसमें कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह थे, तो फिर कहाँ से तैनातियां होती, कौन से मेंबर्स को लेकर आते, तो यानी वहां पर भी आप वो चीजें शो नहीं कर रहे।
देखिए ना, बोर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंपनी के वहां पे जो उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें लिखा हुआ है कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी ये थे। अभी काफी ऐसा हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स तो मैंने खुद देखे हुए हैं, ये मौजूद है रिकॉर्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही बात जारी थी कि आज जो एतराज़ात ख्वाजा हारिस साहब उठाते रहे, उनमें से एक एतराज़ तो ये कि अगर ये डॉक्यूमेंट्स में शो भी किया हुआ था नवाज शरीफ साहब ने कि वो कैपिटल एफजेडी उनके अंडर थी या चेयरमैन रहे कभी डॉक्यूमेंट्स में, तो उसका फर्क नहीं, क्योंकि यहाँ पर वो केस नहीं है। यहाँ पर फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट का इस वक्त केस चल रहा है और मामला ये है कि पैसे किस तरह से आए थे फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के लिए और मनी ट्रेल क्या थी, उसका बहरहाल आज भी कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला और कुछ कानूनी नुक्तों को उठाते रहे वहां पर ख्वाजा हारिस साहब। हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं बादशाह इकबाल केस की, जहां पर नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अब तहकीकात मुकम्मल कर ली। हमारे जरा ये बताते हैं और जरा ये बताते हैं कि नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस मुकम्मल कर लिया है। रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर करने के लिए चेयरमैन नैब की मंजूरी के लिए भी भिजवा दिया गया है। तो रवा हफ्ते ही शहबाज शरीफ रेफरेंस की मंजूरी मिलने के बाद एहतसाब अदालत में जो रेफरेंस है उसे दायर कर दिया जाएगा। मुस्तनसर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तनसर बताएगा, अब तहकीकात तो मुकम्मल कर ली गई हैं, आशियाना इकबाल में रेफरेंस दायर करने के लिए समरी और मंजूरी भी भिजवा दी गई है, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल। नैब लाहौर में साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के खिलाफ जो इब्तदाई रेफरेंस को तैयार कर दिया, तकरीबन 100 से ज्यादा सफात पर मुश्तमिल है और इसके अंदर जो साबिक वज़ीर आला पर इल्जाम लगाए गए हैं तो उसमें जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, करप्ट प्रैक्टिसेस और माली फवायद जो हासिल किए उन हवाले से इल्जाम लगाए गए हैं। ये रेफरेंस जो मुकम्मल करके चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है उनकी मंजूरी के लिए। चेयरमैन नैब की मंजूरी के फौरन बाद ये लाहौर की एहतसाब अदालत में दायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद मजीद समाअत आगे बढ़ सकेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुस्तनसर अब्बास आप हमें अपडेट कर रहे थे और अब शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो तहकीकात हैं आशियाना इकबाल केस में वो मुकम्मल कर ली गई हैं और उन पर जो इल्जामात रेफरेंस में लगाए जाएंगे वो है नाजायज इस्तेमाल इख्तियारात का और करप्ट प्रैक्टिस के जरिए फवायद हासिल करने। ये दो बड़े इल्जामात हैं जो शहबाज शरीफ साहब पर आशियाना इकबाल के रेफरेंस में अब लगाए जाएंगे यकीनन। और ये रेफरेंस जो है वो 100 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल है। अकबर और शहबाज शरीफ की मुश्किलात में यकीनन अब कमी नहीं हो सकेगी, क्योंकि जो नैब रेफरेंस है वो क्लब का हिस्सा बना दिया गया है, ना रोन मिलेगा ना ही कोई रियायत होगी। रेफरेंस 100 से जायद सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें ये इल्जामात लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए आशियाना इकबाल केस में जो फ़ायदा है वो उठाया है और करप्ट प्रैक्टिस से फवायद हासिल करने के इल्जामात उस रेफरेंस की बुनियाद हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस तैयार कर लिया गया है, मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को भी पेश कर दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि रेफरेंस रवा हफ्ते एहतसाब अदालत में दायर किए जाने का भी इम्कान है। जी हाँ, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब को जब लिया गया था अपनी तहवील में फिजिकल रिमांड लिया गया था, उस वक्त ये कहा जाता था मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की तरफ से कि फिजिकल रिमांड में लिया गया है, अब रेफरेंस कब दायर किया जाएगा। उसके बाद जुडिशियल रिमांड हो गया था शहबाज शरीफ साहब का। अब ये बात कुछ सामने आ रही है। एक इंटरव्यू में डीजी नैब लाहौर खैर ये कह चुके थे कि दिसंबर के आखिर में ये रेफरेंस दायर हो जाएगा। अब बहरहाल हमारे जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि तमाम तर तहकीकात नैब हुकाम मुकम्मल कर चुके हैं और अब ये रेफरेंस जैसे ही मंजूरी मिलेगी उसके बाद दायर किए जाने का इम्कान है अगले हफ्ते। और इस रेफरेंस में जो इल्जामात हैं शहबाज शरीफ साहब पर वो खास तौर पर दो हैं कि उनके जो इख्तियारात से उनसे उन्होंने तजावुज़ किया, उनका नाजायज इस्तेमाल किया, करप्ट प्रैक्टिस के जरिए फवायद हासिल करने की कोशिश भी की गई। ये दो बड़े इल्जामात हैं जो शहबाज शरीफ साहब पर इस रेफरेंस के थ्रू लगाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज जब पेशी के बाद एहतसाब अदालत में उसके बाद नवाज शरीफ साहब जब वो बाहर आए तो उसके बाद जो कैमरामैन है उसके ऊपर शदीद तशद्दुद किया गया नवाज शरीफ साहब के गार्ड की जानिब से, जिस पर कैमरामैन से शदीद एहतजाज भी किया और वो फुटेज बना रहा था कैमरामैन, जहां निजी टीवी के कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया नवाज शरीफ साहब के गार्ड की वजह से और उसकी वजह से शदीद जख्मी हुआ वो गार्ड और कैमरामैन और उसके बाद उसे अस्पताल भी पहुंचाया गया जहां पर उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा था। नवाज शरीफ साहब आज एहतसाब अदालत में मौजूद थे, उसके बाद वो कौमी असेंबली चले गए थे। ये तशद्दुद इस कदर क्यों किया गया, ये फुटेज आप मुलाहिजा कर सकते हैं, हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी हमें बताएंगे। टिका, ये क्या मामला हुआ, सब बताइए जरा। जी बिल्कुल, आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तकरीबन 1 घंटे के लिए कौमी असेंबली में आए, उससे भी कम वक्त गुजारा उन्होंने। जो ही आए इंतहाई सिक्योरिटी हिसार में उन्हें कौमी असेंबली में लाया गया और कौमी असेंबली में सबसे पहले उनकी अपने भाई जो कि कायदे इख्तिलाफ हैं शहबाज शरीफ, उनसे 1-on-1 मुलाकात हुई। इसके बाद जो PMLN के उनके बाकी रफ़का हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई, कमेटियों के हवाले से मुशावरत की। उसके बाद जब रवाना हुए बाहर वापसी पे तो उनका चूंकि स्क्वाड पहले से
पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 के सामने मौजूद था तमाम प्रोटोकॉल के साथ, जिसमें नवाज शरीफ के जाती महाफिज भी शामिल थे जो अरसे से इनके साथ ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जब नवाज शरीफ बाहर निकले तो गेट नंबर 1 से बाहर निकलते ही शहबाज शरीफ को उन्होंने वहां भी शहबाज शरीफ ने सी ऑफ किया और उसके बाद वो अकेले वहां पे कुछ सहाफियों के साथ आगे बढ़े, अपनी गाड़ी में बैठे। तो एक कैमरामैन चूंकि वहां पे कवर कर रहे थे, उनकी शॉट बना रहे थे आने के और जाने के, उनमें से 2-4 जो कैमरामैन हैं और कुछ रिपोर्टर्स वो थोड़ा सा आगे चले गए ताकि हम उनकी बाकायदा वहां पे शॉट जाते हुए गाड़ी को कैप्चर कर लें। थोड़ा सा फासले पे बिल्कुल फुटपाथ के साथ ही कैमरामैन खड़ा था। नवाज शरीफ की गाड़ी अभी रेंग रही थी, आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी कि एक गार्ड ने आके, नवाज शरीफ के गार्ड ने आके धक्का दिया पहले कैमरामैन को, और धक्के से मेरे सामने का ये वाकया है, मैं भी उसके साथ मौजूद था। पहले धक्का दिया उसको, वो धक्के से नीचे गिरा है। उसके बाद क्योंकि उसके सर पे शदीद चोट मुझे महसूस हो रहा था कि लग गई है और कैमरा उसके हाथ में था, उसने कैमरा नहीं छोड़ा, लेकिन वो सकते के आलम में था, जैसे कि उठने की कोशिश कर रहा और बातचीत के काबिल नहीं था। इस दौरान जो दूसरा मुहाफिज आया है उसने आके भागते हुए आके जंप किया और उसके ऊपर पूरे वजन के साथ अपनी टांग मार के उनकी बिल्कुल ये जबड़ा जो है फील हो रहा था कि जैसे जबड़ा फौरी टूट गया और ये चिन अंदर चली गई उसकी। इतनी जोर से उसने ऊपर छलांग लगा के जंप करके उसकी टांग मारी है और वो फुटेज में देख सकते हैं आप, दौड़ते हुए ना तनिष्ठा तौर पे नहीं लगी बल्कि तनिष्ठा तौर पे उसने नहीं। तो टिका खान सानी, हम फुटेज में ये भी देख सकते हैं कि कोई इतना रश नहीं है, कोई जमकटा नहीं है कि वहां पर अगर कोई बदनज़मी हो रही हो या वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हो, एक सामने नजर आ रहा है कि उसके हाथ में कैमरा है और वो फुटेज बनाने के लिए जा रहा है। तो फिर तशद्दुद क्यों किया गया? वजह इसकी समझ में नहीं आ रही है। कोई रश भी नहीं, कोई चीज भी नहीं और पकड़ के सिर्फ मार रहे हैं उसे। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि फुटेज बता रही है कि वहां पे सिर्फ 1 या 2 कैमरामैन फासले पे खड़े थे और वो गाड़ी से कुछ आगे थे। रश जो था मियां नवाज शरीफ की गाड़ी में बैठने तक कि वहां पे यकीनन बाहर गेट नंबर 1 के बाहर जो राहदारी है वहां पे रश होता है कैमरामैनों का, और वो भी इस्लामाबाद पुलिस ने बड़े तरीके से नवाज शरीफ के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़ के दरमियान से नवाज शरीफ को निकाला और आराम से गाड़ी में बैठ गए नवाज शरीफ। उसके बाद जब उनकी गाड़ी चली है तो ये कैमरामैन जो ये रिजवान है ये थोड़ा आगे खड़े थे, ये फासले पे, वाजिद इनका नाम है, वाजिद सैयद वाजिद, ये थोड़ा सा फासले पे खड़े थे और जो ही नवाज शरीफ की गाड़ी अभी चलने लगी है, रश पीछे है और मैं इसके साथ मौजूद था यहाँ पे, गाड़ी के सामने भी नहीं, हम दोनों एक हट के खड़े थे ताकि गाड़ी सामने से गुजरे तो कोई शॉट बन सके ताकि हम नाज़रीन को नवाज शरीफ वाकई बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन अभी तक वाकई समझ नहीं आ रहा कि असल मामला हुआ क्या होगा, किस वजह से इस कदर तशद्दुद किया गया और एक निहत्थे आदमी पर इस तरह से मुक्के और लातें बरसाई गई। टिका साथ मौजूद रहेगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के गार्ड्स के कैमरामैन पर तशद्दुद की मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि हुकूमत खत्म हो गई है लेकिन मुगलिया सोच खत्म नहीं हुई। मियां साहब गरीबों की और बद्दुआएं ना लें। कैमरामैन के जख्मी होने के बावजूद मियां साहब ने रुकने की जहमत तक नहीं की। हुकूमत मीडिया वर्कर्स के साथ खड़ी है। फवाद चौधरी साहब का उस पर रद्द-ए-अमल सामने आया। मजीद क्या उन्होंने कहा फवाद चौधरी साहब ने, बताइएगा टिका खान सानी। जी बिल्कुल, फवाद चौधरी ने मजम्मत की है इस वाक़े की और कहा है कि मीडिया वर्कर्स के वो साथ खड़े हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि हुकूमत उनकी चलेगी लेकिन वो दौर अभी तक उनके जहन में है और इसकी बात किया चूंकि कैमरामैन फौरी तौर पर वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे और अपोजिशन जो जमात है जिनके सरबराह हैं उनके खिलाफ नारेबाजी वहाँ हो रही थी। मुस्लिम लीग नून के हर कायद को रोक के वहाँ पे बाकायदा तौर पे नारेबाजी की जा रही थी और फवाद चौधरी ने ये वाजे किया है कि उनको जब रुकने का कहा गया तो नवाज शरीफ ने वहाँ रुकने की जहमत भी नहीं की और अपने स्क्वाड के साथ एक जख्मी कैमरामैन को अपने सामने जख्मी होता देखकर और फिर जमीन के नीचे पड़ा हुआ है और अपनी गाड़ी आगे चले गए लेके, उनके सामने का ये वाकया है। फवाद चौधरी इसकी मजम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि शायद ये किसी कोई बददुआ का नतीजा ना हो, इसी तरह की गुरबा के ऊपर तशद्दुद के जो वाक़यात होते हैं और इसकी वज़ीर इत्तलात ने भी भरपूर मजम्मत किया और हुकूमती अरकान वहाँ मजम्मत की गई है वज़ीर इत्तलात की तरफ से। टिका खान आप हमारे साथ रहिएगा। अनवर रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर बताइएगा, ये एक तो पहले तो समझ नहीं आ रहा कि ये तशद्दुद किया क्यों गया नवाज शरीफ के गार्ड्स की तरफ से, दूसरा ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा नेशनल असम्बली में मौजूद थे वो इस पर क्या कहते हैं? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से कोई बात हुई शहबाज शरीफ साहब से? जी, जब नवाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस से मुलाकातें करने के बाद वापस जा रहे थे तो एक कैमरामैन जो अपनी फराइज सर अंजाम दे रहे थे उन्होंने एक फुटेज बनाने की कोशिश की जिस पर नवाज शरीफ के जो 2 गार्ड थे
उन्होंने न सिर्फ उन पर वहशियाना तशद्दुद किया बल्कि उनको गलीज़ गालियां भी बकी। और इस सारी सूरत पर नवाज शरीफ जो थे वो बिल्कुल खामोश तमाशाई बने रहे और वो भाग गए वहाँ से। रोहेल असद जो थे उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को भगाने दिया, भागने का मौका फराहम किया, जबकि दूसरा जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको जो सिक्योरिटी थी कौमी असम्बली की उन्होंने जर्नलिस्टों ने पकड़ लिया। वो इस वक्त वो सार्जेंट एट आर्म के स्कूट और पार्लियामेंट के दरवाजे बंद हैं और इस वक्त ये साथियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इस सिक्योरिटी गार्ड के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, FIR दर्ज कराई जाए। अगर ऐसा इकदाम ना किया गया तो फिर जर्नलिस्ट जो हैं वो पार्लियामेंट का बाइकआउट करेंगे और जो ऐवान की कार्रवाई है वो नहीं दिखाई जाएगी। तो अनवर अजहर ये बताएगा, नवाज शरीफ साहब की जानिब से इस पर कोई कमेंट किया गया हो, उनकी जानिब से कोई बयान आया हो अब तक? जी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ ना सिर्फ बल्कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, दोनों भाइयों ने इसकी मजम्मत तक नहीं की और ना ही मुस्लिम लीग नून का कोई रुकन जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर आया है। पार्लियामेंट हाउस का गेट नंबर 1 जो है उसको मुकम्मल तौर पर धरना देकर जर्नलिस्टों ने ब्लॉक कर दिया है और गेट को बंद कर दिया है। वहाँ उस गेट से किसी को अंदर दाखिले की इजाजत नहीं दी जा रही। और बेशर्मी और बे इंतहा डिटाई की बात यह है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ इसकी मजम्मत तक दोबारा करना नहीं की और वो दोनों भाई जो हैं वो इस मामले पर खामोश हैं। ना सिर्फ वो खामोश हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून का कोई भी रुकन जर्नलिस्टों के पास इजहार यकजहती के लिए नहीं आया। बिल्कुल इंतहाई मजम्मत की बात है। टिका, आप ये बताइएगा, आप वहां पर मौजूद थे, ये सब मामला आपने होता देखा। नवाज शरीफ साहब जब इस कैमरामैन को इस बेदर्दी से मारा जा रहा था, करीब कितना दूर गाड़ी में मौजूद थे? इस सब मामले को वो देख रहे थे? कोई बातचीत शायद हम इमेजिन कर सकेंगे इस कैमरामैन की हुई हो जिसकी वजह से वहां पर कुछ मारपीट इसके उनके गार्ड्स कर रहे थे? थोड़ी और डिटेल बताइए इस बारे में। हाँ जी बिल्कुल, आप फुटेज में देख सकते हैं कि जो ही कैमरामैन नीचे गिरा है और मैं भाग के उसकी तरफ जाने लगा हूं कि उसको कम से कम मैं सपोर्ट करूं, इस दौरान दूसरे गार्ड ने साथ ही मौजूद रहेगा, अनवर आप भी मौजूद रहेगा। सदाकत अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनसे बात कर लेते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, आपने भी देखा होगा किस तरीके से मीडिया वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद किया गया है और अब तक कोई ना रिस्पॉन्स सामने आया है, ना ही कोई मजम्मत करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ना नवाज शरीफ साहब ने इस पर नोटिस लिया। आप क्या कहेंगे, क्यों तशद्दुद का निशाना बनाया गया? कुछ बात अभी तक समझ नहीं आई। देखिए, मैं भी असेंबली में अभी आया हूँ तो हमें रोका है उन्होंने और एहतजाज करे थे मीडिया के दोस्त, तो मुझे पता लगा कि उन्होंने बड़ी बदतमीजी से और मैन हैंडलिंग की है मीडिया वालों की। तो ये रवैया तो आपको पता है इनका ऐसे ही है और ये इसी तरह के लोग हैं। इनको आजकल हर इदारा जो है वो अपने खिलाफ लगता है और सब कुछ इनको बुरा लगता है। तो बहरहाल ये काबिल मजम्मत बात है और मैं ज़ाती तौर पे भी पार्टी का मौक़िफ़ तो आएगा, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं इनके इस मीडिया के इस जो पर्सनल है उनके साथ हूँ और इज़हार यकजहती भी करते हैं हम। और अभी असेंबली का इजलास भी नहीं शुरू हो सका इस वजह से, एहतजाज की वजह से तकरीबन 1.5 घंटा लेट है और उसकी वजह यही है कि वो नहीं है। सर, आप लोग इंश्योर करेंगे, आपकी पार्टी की हुकूमत इंश्योर करेंगे कि ये जो गार्ड्स थे नवाज शरीफ साहब के या फिर जो भी अफराद थे जिन्होंने तशद्दुद किया और इस तरह बहीमाना तौर पर मारा पीटा इस कैमरामैन को, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो? मैं कहता हूँ बिल्कुल होनी चाहिए, होगी। अभी तो हम लोग अभी असेंबली में इकट्ठे हो रहे हैं, अभी तक सेशन शुरू नहीं हुआ, लेकिन इस पे बिल्कुल जो भी मिनिस्टर हैं उनका रिस्पांस भी आएगा और इसको मेरा ख्याल है कि अभी हम मजम्मत करवाएंगे, कोशिश करेंगे कि यहाँ करादाद मजम्मत हो जाए और इसका वो जो है अपना ताकि इस इशू को हाईलाइट किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। अनवर साहब बताइएगा, आपने बताया कि यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया। सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हम जरूर इसको इंश्योर करेंगे। क्या माहौल है वहाँ पर असेंबली में, क्योंकि इजलास भी अभी तक शुरू नहीं हो सका है? अनवर जी, इजलास तो कौमी असम्बली का शुरू हो चुका है और स्पीकर सदारत भी कर रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब कह रहे थे कि वो वहाँ पर मौजूद हैं, शुरू नहीं हुआ। सदाकत अब्बासी साहब इस वक्त पार्लियामेंट के अहाता के बाहर मौजूद है, हम गैलरी के अंदर मौजूद है। इजलास शुरू हो चुका है और वॉकआउट कर दिया है और स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा है कि नमाज का वक्फा है और नमाज के वक्फे के दौरान वो इस मामले को टेकअप करेंगे और इस मामले को जरूर देखेंगे। जबकि जो मेन गेट है उसको जर्नलिस्टों ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और वहाँ पर धरना दिया हुआ है और इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि जिन नवाज शरीफ के गार्ड ने जर्नलिस्टों पर तशद्दुद किया है उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA फरख जावेद हैं, उन्होंने भी कौमी असम्बली के फरख हबीब, उन्होंने भी फ्लोर ऑफ द हाउस ये मुतालबा किया है कि उस गार्ड के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाए जिन्होंने जर्नलिस्टों पर तशद्दुद किया है। उनका कहना था कि हम आज़ादी राय पर यकीन रखते हैं और हम इस तरह किसी को भी तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह यकीन दहानी कराई है कि जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी हुकूमत उस पर अमल दरामद करेगी। जी अनवर, ये भी बताइएगा कि आपने बताया कि इजलास शुरू हो चुका है, वॉकआउट ऑपोजिशन कर चुकी है अभी क्या?
जी, वॉकआउट जो है वो जर्नलिस्टों की तरफ से किया गया है, जो आज वहशाना तशद्दुद किया गया है। जर्नलिस्ट वॉकआउट कर चुके हैं आज, ठीक। दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जब ये अशखास जो हैं जो मार के और इतना तशद्दुद करके ये वहां से ऐसे ही निकल गए, वहां पर अच्छी खासी सहाफी बरादरी मौजूद थी, इनको रोकने भी की वैसे कोशिश की गई? जी बिल्कुल, एक गार्ड जिसने वहशाना तशद्दुद किया था उसको तो इस वक्त जर्नलिस्टों ने पकड़कर जो सार्जेंट एट आर्म है उनके हवाले कर दिया है। वो उस वक्त सार्जेंट एट आर्म के कमरे में मौजूद है, जबकि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको रुहेल असद जो एमएनए थे उन्होंने उसको फरार कराने में मदद की और वो वहां से भागकर गाड़ी में बैठ गए। जबकि एक जो गार्ड है वो इस वक्त सार्जेंट एट आर्म के हवाले है और जर्नलिस्टों का मुतालबा है कि इसके खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए, चूंकि उसी ने ये जो तशद्दुद है किया था और उसका कहना है कि उसने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के कहने पर ये सब कुछ किया है। अच्छा अनवर साथ ही मौजूद रहेगा, ठेका खानसानी भी हमारे साथ मौजूद है। ठेका खानसानी बताएगा, एक तो FIR दर्ज करवाने के लिए कहा गया और दूसरा दूसरा गार्ड नहीं मिल रहा, उसके बारे में भी क्या अपडेट्स हैं, कहाँ हैं वो, उनसे जानने की कोशिश करेंगे ठेका खानसानी से। लेकिन अनवर हमारे साथ रहेगा। हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से बेहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और जिस तरीके से जो पूरी जर्नलिस्ट बरादरी है वो इस वक्त एहतजाज कर रही है। अनवर रजा हमारे साथ मौजूद है। अनवर रजा बताइएगा, असेंबली की कार्रवाई को कवर करने से मना कर दिया गया और ये भी अपडेट दीजिएगा कि अभी जो कैमरा पर्सन है उनकी हालत कैसी है इस वक्त? जी, जो हमारे साथी कैमरामैन है उनकी तशवीशात बताई जाती है और अभी तक बेहोश है। पॉली क्लिनिक की वो इमरजेंसी में मौजूद है जहाँ पर अभी तक होश नहीं आया। जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उनके सीने और उनके जबड़े पर बूट थे वो मारे और उनको वहशाना तशद्दुद का निशाना बनाया। जो हमारे साथी हैं उनकी बात नहीं है कि जो हमारे साथी हैं उस वक्त समझ टीवी के वो इस वक्त नहीं। अनवर आपको हम सुन नहीं सही तरह से पा रहे, दोबारा आपसे राब्ता करते हैं। ये फुटेज नाज़रीन मुलाहिजा कीजिए, इससे पहले गार्ड्स ने तशद्दुद किया, लातें मारी और ये शख्स आप मुलाहिजा कीजिए जो दौड़ता हुआ आया और इंटेंशनली चेहरे पर इस कैमरामैन के सैयद वाजिद के मुंह पर ठुड्डा मार के, लात मार के, पैर मारकर गया, जिसकी वजह से हमारे नुमाइंदे बता रहे थे कि शायद उनका जबड़ा जो है वो भी टूटा और उसी की वजह से, इसी ज़र्ब की वजह से जो ये शख्स लगाकर कैमरामैन पर दौड़ा, उनकी वजह से अब तक होश नहीं आया है वाजिद सैयद को, जो एक निजी टीवी के कैमरामैन हैं और उनकी हालत तशवीशनाक है। इस वक्त पिम्स अस्पताल में वो पॉलीक्लिनिक अस्पताल में वो मौजूद हैं और ये सब मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ठेका खानसानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ठेका खानसानी, अब तक वाजिद सैयद को होश नहीं आया है और दूसरी जानिब हम ये भी जानना आपसे चाह रहे थे कि FIR दर्ज करवाई गई है, क्या कहा जा रहा है इस वक्त? दूसरा गार्ड जो कि वहाँ पर मौजूद नहीं है उसके बारे में क्या अपडेट है, पता चल सका कुछ? कहाँ है? जी बिल्कुल, वाज़े तौर पर 2 गार्ड जो हैं वो इस वाक़े में मुलव्वस हैं और पुलिस हुकाम भी वहाँ मौजूद थे। सब लोगों के पास इस वाक़े की फुटेज भी मौजूद है, तमाम चाहे वो पार्लियामेंट हाउस के दीगर जो मुतल्लिका थाने के लोग और जो इवन नवाज शरीफ के जो साथ स्क्वाड के इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं और मुसलसल तफसीलात मालूम करते रहे। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के गेट फौरी तौर पर बंद कर दिया था तमाम कैमरामैनों ने। और ये दूसरी बात ये भी मैं वाज़ेह करूँ कि एक तो तशद्दुद किया, उसके बाद वो गार्ड भाग भी गया उस मौके से और वो असेंबली के हाथे में लॉन की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वहां से फरार हो जाए। और ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जानिस्ता तौर पर उसने मारा और मैंने ही और दीगर कई लोगों ने नवाज शरीफ की गाड़ी को खटखटाया कि आप आके कम अज कम उसका हाल पूछे, लेकिन नवाज शरीफ ने रुकना गवारा नहीं किया, शायद सामने वाक़या देख के और सहाफ़ियों की तादाद देख के। उसके बाद सहाफ़ियों ने भाग के खुद वहाँ पे मुसलसल उसके पीछे कैमरे हाथ में पकड़े थे और जो कैमरामैन थे वो मुसलसल पार्लियामेंट के जो ओपन हाथ है उसके अंदर भाग रहे थे लॉन में और उसके पीछे पीछे भाग के कम अज कम एक दूर जंगले के पास जाके उसको पकड़ा तो रोक के उसके बाद पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने उसको प्रोटेक्शन दी, उसके बाद अंदर लेके गए और उनको फिक्र ये थी कि इसको कुछ हो ना जाए पुलिस गार्ड को जिसने ये महाफिज को जिसने ये तशद्दुद किया। साथ ही मुसलसल लोग यानी ठेका खानसानी आप ये बता रहे हैं कि उस वक्त भी जो सिचुएशन थी पुलिस उस गार्ड को कवर करती दिखाई दी, जो मीडिया वर्कर्स थे और जो जिस कैमरामैन पर तशद्दुद किया गया उसको कवर करने की कोशिश नहीं की जा रही थी। आप सबने अपनी मदद आपके तहत उसको सेव किया और भेजा है।
जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं बेयारो मददगार वहाँ पे 2 गार्ड उसको मार रहे हैं, और बिल्कुल ये 2-3 कदम दूर ये जो वाकया है, ये नवाज शरीफ की गाड़ी से 3 से 4 कदम दूर ये वाकया हुआ है। और नवाज शरीफ अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं और दूसरी तरफ अभी गाड़ी रींगना शुरू हुई है, स्टार्ट करके खड़े थे लोग, और जो ही नवाज शरीफ बैठे गाड़ी अभी चली होगी 1 कदम ज्यादा से ज्यादा चली, और ये शायद नवाज शरीफ के सामने। ये बताइएगा, ये कंफर्म हो पाए अब तक कि ये जाती गार्ड्स हैं नवाज शरीफ साहब के, या फिर एज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनको एंटाइटल तो हैं, वो सरकारी गार्ड्स भी उनको मिलते हैं, तो ये उनके प्राइवेट गार्ड्स हैं या फिर ये कोई पुलिस से या फिर किसी एजेंसी से इनका ताल्लुक है? जी बिल्कुल, इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त पार्लियामेंट की जो अपनी सिक्योरिटी और पार्लियामेंट की जो पुलिस है उनकी तहवील में है। ये कैमरामैनों ने दबोच के उनको खुद उनके हवाले किया, उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन ये मखसूस एक जो यूनिफॉर्म पहन के हर वक्त नवाज शरीफ के साथ एक पूरा एक दस्ता मौजूद होता है, उनके स्क्वाड में मौजूद होता है, कमांडोज का, एलीट का, शायद ये उनमें से एक है। और ये दोनों गार्ड्स हैं, ये दोनों उन गाड़ियों में मौजूद थे, और ये भाग के अपनी गाड़ी में तशद्दुद करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठने की कोशिश कर रहा था कि कैमरामैन रास्ते में आया तो उसको ये ताकत के नशे में और उस खुमार में उसने टांग दे मारी। उसके बाद देखा है कि एक कैमरामैन बेबस नीचे पड़ा हुआ है, उसको अपनी होश नहीं, वो अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा है, जब वो अचानक उसको पहले धक्का दिया और वो बेसुध नीचे गिरा। उसके बाद उसको यकीनन सर पे चोट आई, उसके हाथ में कैमरा है और वो मुसलसल इसके बावजूद वो शॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बेबस नीचे लेटा हुआ है। दूसरी तरफ वो तो अपना काम सर अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चका खानसानी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। कैमरामैन पर तशद्दुद हुआ, इसी पर सहाफ़ियों ने कौमी असम्बली के इजलास की जो कवरेज है उसे करने का मना कर दिया है और बॉयकॉट का ऐलान किया है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो सहाफ़ी बिरादरी है वो शदीद एहतजाज करती हुई दिखाई दी, और ना ही नवाज शरीफ साहब की तरफ से सुनवाई हुई, ना ही कोई और बाहर निकल कर आए जिन्होंने इन सहाफ़ियों को एड्रेस करने की कोशिश की हो। सीनियर जर्नलिस्ट एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब आपके वक्त का। ये वाकया आपके सामने है सर तमाम में। पहले भी लाहौर में आपको याद होगा एक शख्स को स्टेज पर करीब आने की कोशिश की तो मार दिया गया अच्छी खासी बेदर्दी के साथ, गार्ड्स ने यहाँ पर भी मारा। अब नवाज शरीफ साहब भी निकल गए यहाँ से, बिल्कुल उनके सामने ये सब वाकया हुआ। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले हैरान हूँ कि हम किस किस्म के सियासतदानों को अपना मसीहा समझते हैं और किन को इस काबिल समझते हैं कि उनको प्यार किया जाए और उनको मोहब्बत दी जाए। कल भी परसों ये किसी जगह पे पेश होने गए थे तो वहाँ पे एक शख्स इनके करीब जाते हुए जमीन पे गिर गया था, वो भी तस्वीर मैंने देखी है। तो इखलाकी तौर पे इन्होंने उसको हाथ भी नहीं लगाया कि उसको हाथ लगा के उठाई दिया जाए, कि इखलाकियात भी होती है। असल में ये जो हुक्मरान तबकात हैं, मैं सबको कह रहा हूँ, इसमें ये सारे अब शामिल हैं, ये गनर्स के साथ फिरते हैं। ये किसी आम आदमी को अपने आप को छूने नहीं देते। अगर कोई आदमी इनको छू ले तो उसको इनका बस चलता है कि उसको उठा के उस इलाके से बाहर फेंक दिया जाए, क्योंकि ये वो बन गए हैं कि जिनको आम आदमी छू नहीं सकता। ये महज इक़्तिदार के नशे में नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो इनके साथ इतने गनर्स होते हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो आप देख लें, और जो लोग अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो भी आपके शहर में फिर रहे हैं और किस तरीके से डालों में फिरते हैं, किस तरीके से इंसानों से पेश आ रहे हैं। क्या ये इस काबिल हैं कि इनको कहा जाए कि ये अवाम के नुमाइंदे? तो ये क्या अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं ये अवाम के नुमाइंदे? एक जो जर्नलिस्ट है उसका काम है खबर का हसूल, उसको हासिल करने के लिए वो जाता है। आप उससे ज्यादती करते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं और फिर आप अपोलॉजी नहीं करने को तैयार। आप कहते हैं कि आप कोई खास जगह से पैदा होके आए हैं। ये फिरौनियत है। लेकिन बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब। और इफ्तिखार अहमद साहब भी यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से ना मजम्मत की गई है, आज तक जो ताकत का नशा है वो इनके सर पर सवार है। सीनियर तज़कियाकार सलीम बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, ये ताकत का नशा है, अखलाकी गिरावट है, मुगलिया सोच है क्या जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया गया फॉर नो रीजन? जो मंजरनामा हमारी आंखों के सामने हम टीवी पर देख रहे हैं, मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। और ये तशद्दुद जिन्होंने भी किया है उनको तो फिल फौर जो है वो गिरफ्तार करके उनको सजा देनी चाहिए। और खुद जिनका वो काफिला था, चाहे वो नवाज शरीफ है चाहे कोई भी है, उनको भी इसके ऊपर जाती तौर पर न सिर्फ माजरत करनी चाहिए बल्कि उनकी भी सरजनिश होनी चाहिए
ये जो रवाज पड़ गया है जर्नलिस्टों के खिलाफ एक्शन लेने का या दस्तों गिरबां होने का या उनके ऊपर तशद्दुद करने का, इसकी बहुत सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए। और जो भी इसके जिम्मेदार है उनको अगर सजा न दी तो फिर ये तरीका कार जो है ये बढ़ता चला जाएगा। इसको काबू करने का एक ही रास्ता है कि इनके खिलाफ ऐसे इकदाम किए जाएं कि दोबारा कोई जुर्रत ना कर सके। ये किसी भी मुआशरे के लिए, ये तस्वीर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर चल रही है एक बेहोश पड़े हुए फोटोग्राफर की, ये डूब मरने का मकाम है। चाहे वो हुकूमत है, चाहे वो साबका हुकूमत के लोग हैं, जो भी है, उन सब का ये मुंह चढ़ा रही है ये तस्वीर। ये शर्मनाक बात है जिसके खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन, शर्मनाक बात है और यकीनी तौर पे कानून के मुताबिक इनको सजा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार अहमद साहब, आपने हमें अपना वक्त दिया। आज वाकया पेश आया कौमी असम्बली के अहाते में, जहां पर नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे थे तो उनके गार्ड्स ने एक निजी टीवी के कैमरामैन पर तशद्दुद किया, जिसकी हालत अभी तक तशवीशनाक बताई जाती है। बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने राजा बशारत की ऑडियो लीक का नोटिस ले लिया है और वजीर आजम ने वजीर सेहत आमिर कयानी से तफसीलात भी इस हवाले से तलब कर ली हैं। मजीद तफसीलात टिका खान सानी से जानेंगे। टिका, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, आज दिन को भी एक्टिविटी हुई थी कि प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा राजा बशारत के इस बयान का नोटिस लिया था और साथ ही अपनी टीम को हदायत की थी कि आइंदा से कोई भी मिनिस्टर जो है वो अपने दूसरी मिनिस्ट्री में इस तरह बराह रास्त मुदाखलत नहीं करेगा। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात या शिकायत है तो वो अपने वजीर, मुतलका वजीर को आगाह करेगा और फिर वजीर उसका जायजा लेगा कि किस हद तक वो तहफ़्फ़ुज़ात, शिकायत या फिर अगर कोई सियासी इंतकाम है तो वो दुरुस्त है। तो यकीनन चूंकि ये हल्का जो है, इस हल्के के MNA राजा बशारत का जो सूबाई हल्का और साथ जो कौमी असम्बली का हल्का है, यहाँ पे वो आमिर कयानी जो वजीर कौमी सेहत उनको बनाया गया है वो हैं और यकीनन वो पहले कोर ग्रुप के मेंबर भी थे और सदर भी थे इस पूरे रीजन के, जो शुमाली पंजाब है इसके सदर भी थे। तो आमिर कयानी से वजीर आजम ने बात की है और उनको बाकायदा तफसीलात मांगी है कि तो वजीर आजम ने तफसीलात मांग ली है। बहुत शुक्रिया टिका खान सानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे मज़ीद इशूज़ के साथ। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा बिरादरान की मुश्किलात कम नहीं हो सकी क्योंकि नैब ने साद रफीक से रेलवे में महंगे दामों इंजन खरीदने और सलमान रफी के खिलाफ डेंगी कंट्रोल प्रोग्राम में खुर्द-बुर्द करने के मामलात पर तहकीकात शुरू कर दी। इस पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बराह रास्त कौमी असम्बली में चलेंगे जहाँ इस वक्त शहबाज शरीफ साहब खिताब कर रहे हैं। मुतहद कर दिया और पूरी कौम एक लड़ी में पिरोई गई और उसके नतीजे में सियासी और मुल्क के तमाम तबकात और अफवाज पाकिस्तान सभी एक पेज पर आ गए और उसके नतीजे में यकीनन अफवाज पाकिस्तान ने अजीम कुर्बानियां दी, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज ने अजीम कुर्बानियां दी और इनकी एक अजीम काविश के नतीजे आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का जो एक बेपनाह जोर था वो टूट चुका और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने आखिरी लम्हात पर है। यकीनन इसका क्रेडिट पाकिस्तान के अवाम को जाता है और अफवाज पाकिस्तान को जाता है। वो शहीद जिन्होंने अपने खून का नजराना पेश किया और दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद किया, वो गाजी जिन्होंने पाकिस्तान के मैदानों में, पहाड़ों में उनका ताक़ुब किया और अपनी जान का नजराना पेश किया। मैं समझता हूं कि तारीख हमेशा उनको तारीख हमेशा उनको सुनहरी हरूफ में, ज़रदारी साहब वेलकम, याद रखेगी। जहां स्पीकर आज पाकिस्तान के अंदर मैं सब एक मिनट, अगर मैं रिक्वेस्ट ही होगी मैडम आप भी थोड़ा
ये चूंकि 16 दिसंबर को जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जॉइंट रेजोल्यूशन इसके ऊपर आ जाए ताकि ये तमाम असेंबली की तरफ से तो मेहरबानी होगी। जी अली मोहम्मद खान, बस इसके बाद एक मिनट अली मोहम्मद खान, इस पे एक जॉइंट रेजोल्यूशन मेरे ख्याल में, अगर आपकी सर इजाजत हो। सर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी रब्ता किया था, वो भी तशरीफ भी लाएंगे, इस पे भी हो। और जो कश्मीर में पुलवामा में जो बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई हैं उस पर भी एक जॉइंट रेजोल्यूशन की तजवीज़ थी, जिस पे नवीद कमर साहब से भी उनकी गुफ्तगू हुई है। मैं सरदार सादिक साहब के पास भी गया था, रेजोल्यूशन तैयार है, तो फिर वो भी एक जॉइंट रेजोल्यूशन पूरे अवाम। चलो इसके बाद चलो जी मियां साहब। तो जनाब स्पीकर, ये अजीम कारनामा उस कामयाबी की बदौलत है जो कि ज़रब अज़ब और रद्दुल फ़साद के नाम पर इस मुल्क के अंदर इन दहशतगर्दों के खात्मा के तौर पर उसका आगाज किया गया और उसका अल्हम्दुलिल्लाह इंजाम तारीख हमेशा याद रखेगी। मैं समझता हूं कि किसी मुल्क के अंदर अमन कायम किए बगैर वो मुल्क तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकता। और मैं समझता हूं कि ये जो अचीवमेंट है, ये सिंगुलर अचीवमेंट, इसके ऊपर 22 करोड़ अवाम हमेशा फख्र करेंगे। और मैं समझता हूं कि आइंदा आने वाले वक्तों में क़यामत तक पाकिस्तान अमन का गहवारा बना रहेगा। और यही हजरत कायद-ए-आज़म का ख्वाब था और यही पाकिस्तान की बुनियाद थी। जनाब स्पीकर, कल कश्मीर में जो फिर हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों 14 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए और ये बर्बरियत, ये खून की होली पिछले कई माह से जनाब स्पीकर जारी है। और कश्मीर के अंदर हिंदुस्तानी अफवाज का जुल्म और ज्यादती ये दिन रात वहां पर हो रहा है और अक़वाम आलम इसके ऊपर खामोश है, मगरब इसके ऊपर खामोश है। पिछले दिनों मैंने इसी हवाले से बाज़ मिसालें पेश की थी। विदाउट गोइंग इनटू रेपिटिशन, आई वुड लाइक टू मेंशन अगेन कि किस तरह शुमाली आयरलैंड का फैसला करवाया गया, किस तरह इंडोनेशिया में वहां पर एक खास सा मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों को वहां पर आजादी दिलवाई गई, किस तरह सूडान को तकसीम किया गया और जनूबी सूडान को उसको सामने लाया गया दुनिया के नक्शे के ऊपर। मुझे किसी मजहबी बहस में नहीं जाना, मगर कहना यह मकसूद है कि कश्मीर हो या फलस्तीन हो, जुल्म और ज्यादती की इंतहा हो चुकी है और जिनके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पास की गई, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रेजोल्यूशन पास किए गए, खुद लोकसभा में आंजहानी जवाहरलाल नेहरू ने वादा किया कि हम कश्मीर में प्लेबिसाइट कराएंगे। आज जनाब स्पीकर, कश्मीर की वादी में कश्मीरियों का खून दिन रात बह रहा है और उनके खून से कश्मीर की वादी सुर्ख हो गई है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक सपोर्ट उनके साथ है, हमारी सियासी सपोर्ट उनके साथ है, पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं, लेकिन हिंदुस्तान की चीरादस्ती और जुल्म और ज्यादती का रास्ता रोकने के लिए इसके ऊपर पाकिस्तान को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ठोस पॉलिसी सामने लानी होगी। इसमें कोई शक नहीं कि इसके ऊपर माजी में जंगें भी हो चुकी और हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है कि अल्लाह ताला के फजल करम से आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान विल डिलीवर देम अ ब्लडी नोज, दे नो इट वेरी वेल, एंड गॉड फॉरबिड इफ इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ, अल्लाह करे ये क़यामत तक ना हो एंड आई एम प्रूवन रॉन्ग, if it comes to the question of a nuclear war, nobody would know, nobody would survive to tell what happened. लिहाजा this is not the solution. Solution obviously is on the table. लेकिन हिंदुस्तान को इसके लिए मजबूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अपने
जो डिप्लोमेटिक वसाइल जो हैं वो बुरोकार लाने होंगे और दुनिया का ज़मीर जगाना होगा। दुनिया को हमें बताना होगा कि किस तरह कश्मीर के अंदर दिन रात ज्यादती हो रही है और मगरिब खामोश है। वो ममालिक जिनको अल्लाह ताला ने कुदरत दी है फैसले करवाने के लिए, वो फैसले करवाने के लिए आगे नहीं आ रहे। तो जनाब स्पीकर, ये हमारा फर्ज बनता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्ज बनता है और हम पूरी तरह उनका इस हवाले से साथ देंगे कि वो आगे बढ़े, कश्मीर के ऊपर पूरा जो जितनी भी वो कार्रवाई कर सकते हैं तमाम वसाइल पुरकार लाएं। ऑपोजिशन पूरा साथ देगी ताकि कश्मीर के अंदर हर कश्मीरी माँ और बहन और बेटा और नौजवान और बुजुर्ग उसको ये एहसास हो, जानता है कि पाकिस्तान का दिल उनके साथ धड़कता है, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है, वगरना कश्मीर के अंदर ये जुल्म सितम होता रहेगा। हम खामोश नहीं रह सकते। इस्लामी ब्लॉक को खामोश नहीं रहना चाहिए, मगरिब को खामोश नहीं होना चाहिए, हमें उनको जगाना होगा। इसके लिए मैं समझता हूं कि अगर एक जॉइंट रेजोल्यूशन इस हाउस में लाया जाए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अली साहब से कि इस बारे में आप आएं, जॉइंट रेजोल्यूशन लेके आए और ठोस पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर पेश करे। हम